दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का S-400 सिस्टम अपनी पहली किल में गलती कर गया था। इंडियन एयरफोर्स को अभी भी 40 साल पुराने एयरक्राफ्ट पर डिपेंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूरोप जल्दी ही इंडियन ऑरिजिन पिनाका रॉकेट सिस्टम को खरीदने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अभी इंडियन एयरफोर्स एक क्रिटिकल फेज में एंटर कर चुका है, जहां पर हेवी एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी को मेंटेन करना भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि अभी इंडियन एयरफोर्स का पूरा हेवी एयरलिफ्ट सेगमेंट लार्जली C-17 और IL-76 एयरक्राफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इनमें से अगर C-17 को बाद दे दिया है, जो कि काफी अच्छे तरीके से सर्विस कर रहे हैं, तो बाकी बचे हुए IL-76 को 1980s के टाइम में इंडक्ट किया गया था। अगर नंबर की बात करें तो ओरिजिनली 17 एयरक्राफ्ट को सर्विस में लाया गया था, लेकिन अभी उनमें से बस 11 से 12 एयरक्राफ्ट ही ऑपरेशनल कंडीशन में रह गए हैं, जिसमें से कुछ एयरक्राफ्ट अभी मेंटेनेंस इशू की वजह से ग्राउंडेड कर दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेयर पार्ट और इंजन सपोर्ट की कमी होना इन एयरक्राफ्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। खास करके रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से IL-76 का सर्विस अवेलेबिलिटी रेट काफी कम हो गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि पहली बार इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस इकोसिस्टम में अभी एक बड़ा शिफ्ट लाने का फैसला किया जा रहा है। कुछ दिन पहले इनको रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन अभी इनके लिए एक सुइटेबल अल्टरनेटिव ना मिलने की वजह से इनको दोबारा से 2040 के आसपास ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके लिए इनको मॉडिफाई किया जाने वाला है। और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किए गए प्लान के मुताबिक इंडियन प्राइवेट कंपनीज को इन एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चरल रिपेयर और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को दिया जाने वाला है। ये एक तरीके से इंडोनेशिया की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप होने वाला है, जो कि लॉन्ग टर्म में रशियन डिपेंडेंसी को कम करने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या IL-76 को रिटायर किया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हेवी एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी अभी भी भारत के लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है और हमारे पास बस 10 से 11 C-17 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काफी कम है, जिस वजह से IL-76 का होना इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी जरूरी होने वाला है। और हमारे पास अभी भी IL-76 का कोई प्रॉपर रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ सभी IL-76 एयरक्राफ्ट का एक डीप मॉडर्नाइजेशन और लाइफ एक्सटेंशन प्लान को करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें कम से कम अभी 10 IL-76 एयरक्राफ्ट को 2040 के बाद भी ऑपरेशनल रखने का टारगेट रखा गया है। अगला अपडेट भारत के रॉकेट आर्टिलरी एक्सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत का लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम यूरोप में काफी ज्यादा अटेंशन को ग्रैब कर रहा है, जहां पर मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से अपने डिप्लीटेड आर्टिलरी स्टॉक को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम के रूप में पिनाका मार्क 3 गाइडेड रॉकेट सिस्टम सामने आ रहा है, जिसको अभी यूरोप के कई देशों को एक्टिवली ऑफर किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO और इंडियन साइड की तरफ से गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को मल्टीपल यूरोपियन नेशन के सामने पिच किया गया था, जिसमें से खास तौर पर फ्रांस की तरफ से स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इस इंटरेस्ट के पीछे सबसे बड़ा रीजन रशिया और यूक्रेन का वार है, जिसके वजह से यूरोप के आर्टिलरी इन्वेंट्री काफी हद तक डिप्लीट हो चुके हैं और अभी उन्हें अर्जेंटली कॉस्ट इफेक्टिव और क्विक डिप्लॉयबल सोल्यूशन की जरूरत पड़ रही है। अगर कंपैरिजन की बात करें तो पिनाका सिस्टम को अभी वेस्टर्न सिस्टम जैसे कि M142 हिमार और प्लस रॉकेट सिस्टम के साथ compete करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पिनाका की सबसे बड़ी खास बात इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस और हाई वॉल्यूम रैपिड फायर कैपेबिलिटी होने वाली है, जहाँ एक सिंगल लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड के अंदर ही 12 रॉकेट को फायर कर सकता है और लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को सैचुरेट कर सकता है। ये कैपेबिलिटी बैटलफील्ड में एनिमी आर्टिलरी पोजीशन, ट्रूप कंसंट्रेशन और लॉजिस्टिक हब्स को तुरंत ही डिस्ट्रॉय करने का काम आ सकता है और इसी वजह से मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज की तरफ सभी इसको एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके अलावा पहले ही भारत की तरफ से अर्मेनिया को पिनाका सिस्टम को एक्सपोर्ट किया जा चुका है, जिसके बाद इंडियन ऑरिजिन वेपन का डिमांड यूरोप में काफी बढ़ने लगा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी पिनाका सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कंपटीटर के रूप में सामने आ रहा है, जो कि ट्रेडिशनली वेस्टर्न और इजरायली सिस्टम के डोमिनेटेड मार्केट में एंट्री कर रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, और अभी हम S-400 सिस्टम की पहली किल स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं।
अभी तक आप सभी को पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स की S-400 सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 से 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार के गिरा गया था, जिसमें से सबसे लॉन्गेस्ट किल 314 किलोमीटर की दूरी पर करने की बात कंफर्म किया गया था। लेकिन अभी हम S-400 सिस्टम की पहली किल स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं और मजे की बात यह कि इस पहली किल में भारत की तरफ से गलती से पाकिस्तान की एक JF-17 को मार के गिरा दिया गया था। S-400 बैटरी के कमांडर ग्रुप कैप्टन अनिमेश पत्नी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फर्स्ट आवर में जब S-400 सिस्टम को एक्टिव किया गया था तो सबसे पहले जिस टारगेट को आइडेंटिफाई किया गया था उसको J-10C समझा गया था और उसके तुरंत बाद ही S-400 सिस्टम की लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च किया गया था। कुछ ही सेकंड के अंदर ही किल कंफर्म हो गया था और हवा में ही एयरक्राफ्ट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन बाद में रडार डाटा एनालिसिस से पता चला कि जो एयरक्राफ्ट मार गिरा गया था वो J-10C नहीं था बल्कि JF-17 था। और इसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स की S-400 सिस्टम का पहला किल JF-17 एयरक्राफ्ट बन गया था, जो कि अभी ऑफिशियली इसके किल स्कोर में काउंट किया जाने वाला है। इसके बाद भी S-400 सिस्टम की तरफ से 4 से 5 एयरक्राफ्ट को मार के गिराया गया था, जिसमें से लॉन्गेस्ट किल 314 किलोमीटर की दूरी पर होने का रिकॉर्ड किया गया है। अगला अपडेट भारत के ऑटोनोमस स्ट्राइक ड्रोन प्रोग्राम की तरफ से है। रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी और सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की तरफ से साथ मिलकर एक एडवांस लॉटरिंग मुनिशन को डेवलप करना स्टार्ट किया जा चुका है, जो कि भारत के डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। अगर अभी इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझा जाए तो ये एक 150 केजी क्लास का कैमिकाजी ड्रोन होने वाला है, जिसे स्पेशली डीप स्ट्राइक मिशन के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, जहां पर ये एनिमी के हाई वैल्यू टारगेट को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रोन की रेंज लगभग 900 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और एंड्योरेंस 6 घंटे से लेकर 9 घंटे के बीच होने वाली, जो कि इसे बैटलफील्ड के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक लॉटर करने की कैपेबिलिटी देने वाला है। पेलोड की बात करें तो इसमें लगभग 15 केजी का एक्सप्लोसिव वॉरेट मौजूद होने वाला है, जो कि रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर और लॉजिस्टिक हब जैसे टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल बनाने वाला है। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात इसका इंडिजिनस वांखले रोटरी इंजन होने वाला है, जिसे नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से डेवलप किया गया और इसे सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है, जो कि लाइटवेट होने के साथ साथ हाई एंड्योरेंस मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। साथ ही इस ड्रोन को अभी लो रडार क्रॉस सेक्शन के साथ ही डिजाइन किया जा रहा है, जो कि इसे एनिमी रडार से बचने में मदद करने वाला है और सर्वाइबिलिटी को इंक्रीज करने वाला है। अगर अभी नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम GPS डिनार्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी आराम से काम कर सकता है, क्योंकि इसमें एक AI बेस्ड विजन नेविगेशन सिस्टम मौजूद होने वाला, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौरान भी मिशन को कंटिन्यू करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा प्रोजेक्ट भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है, क्योंकि आगे चल के हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।